पे बड़े पैमाने पे जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है। सरकार का जो जुल्म है इसको दलित समाज भूले जाती की बहन बेटियां वो मजा लेने के लिए होती है, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये तो स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री दलित पिछड़ों के विरोधी है, लेकिन ये भी स्पष्ट होता है कि हम चुप नहीं रहेंगे। हम आजमगढ़ में महापंचायत करेंगे, शोषित पंचायत करेंगे। जितने मामलों में अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं उस पर भी बात रखूंगा, इसी कड़ी से जोड़ते हुए। तो मैंने 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग उनके लिए रखी है कि उस परिवार को मिले, जिससे कि उस परिवार को दोबारा से अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने की ताकत मिले। अब कल की एक बड़ी घटना है जो आरक्षण नीति को लेके है। पिछले 30 दिन से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ, जहां ओबीसी के बच्चों को 27% की जगह 4% आरक्षण दिया गया और एससी के बच्चों को 22.5% की जगह 16% आरक्षण दिया गया। उनकी अधिकतर सीटें अनैतिक रूप से अपात्र लोगों को सरकार ने बांट दी। वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। लखनऊ में जब वो जाते हैं डिप्टी सीएम के यहाँ तो उनको लाठियां मिलती है। वो सोच के जाते हैं कि हमारे जात के मंत्री हैं, वो शायद मदद करेंगे, तो वहां उनको मांगते रोजगार है, मिलती है लाठियां। फिर वो जाता है मुख्यमंत्री आवास पे, तो वहां उनको उनके हाथ तोड़ दिए जाते हैं, उनकी गर्दन तोड़ दी जाती है, उनकी कोहनियां तोड़ दी जाती है, उनको पीटा जाता है। कल जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बताया, जो बच्चियां वहां थी, कि सरकार के लोगों ने, प्रशासन ने उनको बंद किया बाइक को गाड़ी। बाहर आने की जानी, वो भूख से तमाम तरह परेशान है। 12 बच्चों को बुखार हुआ। वो गए थे बीजेपी कार्यालय पे अपनी बात रखने की, हमने वोट दिया था पिछड़े वर्ग के लोगों ने कि आपकी सरकार बने। तो वहां उस कार्यालय पे जिस तरह से जातिगत टिप्पणियां की गई, ये पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आने का कोई अधिकार नहीं, इनको अपने पुश्तैनी काम करने चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी कार्यालय से ऐसी बातें होना, यानी कि उनके अंदर दलित पिछड़ों के प्रति कितनी जो है दूषित मानसिकता, ये भी जो है इसका प्रमाण। और जिस तरह से वहां बच्चों के कपड़े फाड़े गए, उनको पीटा गया, ये शिक्षक समाज का दर्पण होता है। ये शिक्षक जो है इसका जवाब हिसाब किताब करेंगे। उस आंदोलन को ताकत देने के लिए जब मैं उनके बीच पहुंचा, उनका समर्थन किया, तो ये भी जानकारी कि गोमती नदी में एक बच्चे ने छलांग लगा दी। यानी कि अब बच्चे अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए, लड़ने के लिए जान देने को तैयार हो गए। सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी ने पहले तो अपने ट्विटर हैंडलों से सफाई दिलवाई कि हमने इस भर्ती में घोटाला नहीं किया। अगर घोटाला नहीं किया तो लिस्ट जारी करा दो। जो बच्चे आपने भर्ती किए 27% पिछड़े वर्ग के लोगों के, 22-22% दलित वर्ग के लोगों के, तो उनके जो है लिस्ट जारी करवा दो। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो पहले उन्होंने सफाई, जब सफाई से काम चला और उनको पता है चंद्रशेखर यहाँ, तो कल फिर उन्होंने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मेरी अपील है छात्रों से कि वो किसी के बहकावे में ना आए। तो अपील पे तो मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग पढ़े लिखे कंपटीशन करके तैयार हो गए आए हैं, किसी के बहकावे में नहीं आते। वो अगर यहाँ बैठे बहकावे में नहीं, अपने अधिकार को लेने के लिए बैठे, आप उनके अधिकार दे तो चले जाएंगे। दूसरा, पहले एक भर्ती में ऐसे घोटाला हुआ था, तो वो जब भर्ती वाले लोग आए थे, मुख्यमंत्री के परिवार के उनके चाहिए लोग, तो उनको मिठाई खिला के उनको भेजा था। लेकिन जब दलित पिछड़े वर्ग के लोग गए हैं अपने अधिकार मांगने, तो उनको लाठियां दी। और मुख्यमंत्री दूसरे ट्वीट में आगे कहते हैं कि यहाँ कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है। अगर जो यहाँ गलत कार्य करने का प्रयास करेगा, उसकी संपत्ति जब्त करा देंगे। तो मुख्यमंत्री अब संवैधानिक पद में बैठ के धमकियां दे रहे। मुख्यमंत्री वैसे भी हमें जानते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय काम पे पहले लगाई। मुख्यमंत्री जी हम धमकी उनके से तो नहीं डरते। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे गुमराह नहीं, अपना अधिकार मांग रहे। इनका अधिकार खा के आप कुर्सी में नहीं बैठ पाओगे। ये जो जाति पूछ के आप बच्चों को पिटवा रहे हो, ये बच्चे जो हैं उसका हिसाब करेंगे। और मैंने उनसे भी कहा कि अगर दलित पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के अधिकार के लिए, उनके संवैधानिक अधिकार के लिए अगर संपत्ति जब्त हो जाए, तो मुख्यमंत्री संपत्ति जब्त करा दे। उनके पास अधिकार है। जैसे मुन्ना पासवान की संपत्ति नष्ट करा दी है, ऐसे हमारी संपत्तियां जब्त भी करा दे, हम झेल जाएंगे। लेकिन संवैधानिक अधिकार और संविधान पे हमला नहीं सहेंगे। और हमने तय किया है कि जैसे मानसून सत्र शुरू होगा तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री को बताएंगे कि उनकी लाठियों में उनकी लाठियों का जोड़ देखेंगे और उनकी संपत्तियां कैसे जब्त कराते हैं भी देखेंगे। हमारी संपत्तियां तो बहुजन समाज है और वो उन्होंने अभी झूठ बोले कब्जे में रखा। अब हम उनको निकालेंगे और देखेंगे कि उनमें कितना दम है।
लेकिन ये धमकी नहीं देनी चाहिए। आज वो मुख्यमंत्री हैं, शायद 6 महीने 8 महीने बाद नहीं रहेंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री एक अच्छे पद पे बैठे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग उनको शोभा नहीं देता। और प्रधानमंत्री जी ने तो कल उससे भी बड़े आगे निकल गए। प्रधानमंत्री जी, मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ रख देता हूँ कि आपको दुनिया सुनती। वो कहते हैं कि ऑक्सीजन कमी से किसी की जान नहीं गई। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री तो झूठ नहीं बोलेंगे, तो लोगों ने अपने गले जो है खुद ही घोटे, लोगों ने खुद ही मरना स्वीकार किया है, क्योंकि वो राम राज्य में मुक्ति चाहते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो झूठ के आधार पर टिके, उनको सोचना चाहिए कि वो इस देश की छवि को कितना खराब कर रहे हैं। ये सारी हत्याएं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो विभिन्न प्रदेशों में उनके जिम्मेदार है, जिन जिन प्रदेशों में ऑक्सीजन कमी से या सरकार जो स्वास्थ्य सेवा अच्छी नहीं थी उनकी वजह से जान गई। और आज सुबह सुबह पता लगा कि मीडिया के बंधु यहाँ है कि दैनिक भास्कर के दफ्तर में छापे पड़े, और भारत समाचार का यहाँ ये भी रखा हुआ है, उनके दफ्तर में भी छापे पड़े हैं, क्योंकि लंबे समय से वो उन बातों को प्रथम पेज पे जो है रख रहे थे, जो सरकार की खामियां। अब ये जब यहाँ पत्रकार सेफ नहीं है, तो आम आदमी किस तरह से अपनी आवाज उठाए? ये छापे बताते हैं कि डरी हुई सरकार जो है स्वतंत्र पत्रकार ईमानदार पत्रकारों से डर गई। लेकिन जो लोग देश को बचाने और देश का दर्पण जो पत्रकार समाज है, वो ऐसी सरकारों से, फासिस्ट सरकार से नहीं डरता। ये भी जो है आज मीडिया के दौर में इस पे भी बड़ी बहस हो रही है कि जिस तरह से छापे लगाए जा रहे हैं, ये सीधा सा प्रमाण है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार मीडिया के आवाज को दबाना चाहती है, और ऐसे ही उन बच्चों की आवाज को दबाना चाहती है। तो मुख्यमंत्री क्या तो आरक्षण लागू करें, या फिर विधानसभा घिराव के लिए तैयार रहें और जोर लगाएं। लखनऊ में हमारा पहला आंदोलन होगा, लेकिन ऐतिहासिक आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री को आरक्षण लागू करना पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला चोरी की है उसको लौटाना पड़ेगा, बच्चों को अधिकार देने पड़ेंगे। अभी एक पिछड़े वर्ग के मंत्री से सरकार ने कहलवाया कि जातिगत जनगणना नहीं होगी पिछड़ों की। तो क्यों पिछड़े वर्ग के लोग कुत्ते बिल्ली से भी कमजोर रहेंगे जो उनकी जातिगत जनगणना नहीं? उनकी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और इस पे हमारी पार्टी जो है ना, गांव गांव जाके, पांव जाके अभियान चलाएगी कि सरकार के खिलाफ जो है ना, ये बात को जनता के बीच ले जाया जाए कि जब आपकी जनगणना ही नहीं होगी तो आपके लिए नीतियां कैसे बनेगी, आपके लिए बजट कैसे घोषित होगा। तो पिछड़े वर्ग की SC ST की तरह जातिगत जनगणना होनी जरूरी है। और इस बार हम इसके लिए जो दूसरा चरण होगा आंदोलन का, उसको गांव गांव में जाने का काम करें। और नीट में भी सरकार को कोटा जो है पिछड़े वर्ग का पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अब पिछड़े वर्ग के लोग गुमराह नहीं तैयार हो गए। वही सरकार को, जो सरकार ने पिछड़े वर्ग के बच्चों की हड्डियां तोड़ी, दलित वर्ग के बच्चों की हड्डियां तोड़ी है, वो सरकार का घमंड भी तोड़ दे। आप देखिए कि 2022 में ये पिछड़े और दलित वर्ग के लोग इस सरकार को जवाब देंगे और उसको सत्ता से उखाड़ पाएंगे, और न्याय प्रिय सरकार बनेगी जो जनता के हितों में काम करेगी। हम लोग धरातल पे काम करके मजबूत करेंगे। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, मैं भारत समाचार से हूँ। चंद्रशेखर जी, मैं भारत समाचार बहुत दूर है बहन, आप थोड़ा नदी का ही जो हमें आवाज आ जाए। चलिए तब तक कोई और साथी। चंद्रशेखर जी, भारत समाचार जो है शुरू से ही कोरोना काल की जो तमाम खामियां थी सरकार की, वो लगातार दिखाता रहा। कल भी जो है डिबेट में मैंने उस फैमिली को बैठाया भारत समाचार ने, जिनके 7 लोग जो है ऑक्सीजन की कमी से मौत के जाल में समा गए। तो ये जो मीडिया के आवाज को दबाया जा रहा है। रावण जी, ये बताइए यूपी में कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में? सर, चुनाव अभी बहुत दूर है। जब चुनाव आए, आपसे बड़ी आशा, तो आप उनके पास भी जाएंगे सहायता के लिए? शोषित कोई भी होगा, अगर उसे सताया जाएगा, जब मैं अन्याय के खिलाफ लड़ने निकलता हूँ तो जाके नहीं पता करता। जब कहीं मौका मिलेगा तो मैं साबित करूंगा कि अन्याय किसी के साथ होगा। चंद्रशेखर आंख बंद करके जो है और अपनी जान की परवाह किए बगैर उस लड़ाई में सबसे आगे बढ़ा है। जिस व्यक्ति को का शोषण किया जाए, सरकार जिसका शोषण करे, और किसी की भी सरकार हो, चाहे यहाँ हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ कहीं, जैसे अभी नेमावर में गया था मध्य प्रदेश में, वहां आदिवासी परिवारों को 5 लोगों की हत्या की गई। और मुख्यमंत्री जो शादी में भी जाते हैं उस परिवार तक मिलने नहीं गए। तो जहां भी जिसे सताया जाएगा, ब्रजेश मिश्रा जी तो बेचारे पंडित है, और मैं तो सबसे पहले उनकी बात उठा रहा हूँ। ऐसा नहीं, हर जाति धर्म में अलग अलग तरह के विचारधारा के लोग हैं। तो जो लोग सताए जाएंगे, यानी कि वो लोग अच्छा काम करें, उनके पीछे आजाद समाज पार्टी बीमार भी खड़े हैं।
देखिए, अगर उनके न्याय की, उनके अधिकारों की, उनकी पड़ी लाठियों की, उनके बच्चों को जिस तरह से संपत्ति जब्त करने वाले मुख्यमंत्री जिस तरह से रात में उन्होंने धमकी दी है ना, इसी तरह रात में हमारी बहन का शव भी जला था, हमें याद है, भूले नहीं। तो जिनकी बात कोई नहीं कर रहा है, जिनकी बात कोई नहीं उठा रहा है, जिनको कोई पूछ नहीं रहा, उनकी बात भी उठानी चाहिए। मैं उस वर्ग से आता हूँ, मेरी जिम्मेदारी होती है, मैं बहुजन समाज के लोगों का नेतृत्व करता हूँ। लेकिन अगर उन पर अत्याचार होगा और मैं उनकी बात नहीं उठाऊंगा तो वो मुझ में भी जो है ना नेता ढूंढेंगे। मैं नेता नहीं, मैं उनका बेटा, उनका भाई हूँ। उस लड़ाई को लड़ना चाहता हूँ जो नाइंसाफी का शिकार हो गए। तो राजनीति तो यही कहती है कि जनता जब वोट देती है, उम्मीद करती है कि जब हम पे अन्याय अत्याचार होगा, हमारे अधिकार छीनेंगे या हमारे नीतियों की बात है कि यह व्यक्ति लड़ेगा, चुनाव के समय से वोट मांगने नहीं आएगा। मैं तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। उनको जाति के सब कह गए, उनके मारपीट किए गए, छोटे मुकदमे लगाए गए। उसके बाद यहाँ जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बच्चे यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं, उन बच्चों का हाथ तोड़ा गया बीजेपी कार्यालय में, उनको जातिगत गालियां दी गई। उन बच्चों को 12-13 बच्चों को बुखार है, वो आंदोलन में है, वो उनको रोटी की परेशानी हो रही है। इससे स्पष्ट होता है कि दलित पिछड़ों का अधिकार खाने के लिए सरकार ने कसम खा रखी है। सरकार को दलित पिछड़े पे जवाब देंगे। महंगाई की मार देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम देखिए, तमाम तरह से जनता परेशान है, अपना घर नहीं चला पा रहे, मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता। और एक अभी अलीगढ़ में एक दलित समाज के बच्चे के साथ मॉब लिंचिंग हुई, रविंद्र नाम का एक लड़का है, उसके साथ मॉब लिंचिंग हुई है, मॉब लिंचिंग करके उसकी हत्या की गई। उसमें हमारी टीम जुटी हुई है, उस पर जो है कार्रवाई करी जाएगी। दलितों की मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश में होगी तो मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में आराम से पढ़ के नहीं सोएगा। मुख्यमंत्री विधानसभा का सत्र जब चलेगा, विधानसभा घेराव करेंगे, किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री को अपने हक काटने नहीं देंगे। मंत्री ने ट्वीट करके बोला है कि मंत्रियों पे उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, मंत्री भी क्यों करेंगे? हाँ, उत्तर जो करे संपत्ति जब्त करे, लेकिन अगर जनता को डरा के राज करेंगे तो ये लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है। मुख्यमंत्री धमकी खूब देते हैं, धमकी देने वाले मुख्यमंत्री रात के अंधेरे में हमारी बहन को जलाने वाले, जिनके आदेश पर जली थी हाथरस में हमारी बहन, तो हम समझते हैं ऐसे मुख्यमंत्री को। मैं कहता हूँ संपत्ति जब्त करा ले। अगर पिछड़े वर्ग के बच्चों के अधिकारों के लिए संवैधानिक अधिकार से संपत्ति जब्त होती है तो संजय तैयार है, लेकिन भारतीय संविधान को और भारतीय संविधान मिले अधिकारों को टकारने नहीं देंगे मुख्यमंत्री को। ये मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। देखिए, ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन इनके ही अधिकारी कर्मचारियों के सामने बेटियों के, बहनों के चीरहरण होते हैं, तो ये इनके कथनी करने में फर्क है। फिर मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठ के धमकियां देते हैं। क्या मुख्यमंत्री को शोभा देता है? सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। हमने मुख्यमंत्री का बुरा समय भी देखा है लोकसभा में। ऐसा मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार को मंत्री क्यों बदलने पड़े? यहाँ उत्तर प्रदेश के 7 पिछड़े लोगों के लोग क्यों मंत्री बनाना पड़ा? क्योंकि अब अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करेंगे, क्योंकि 4.5 साल किया तो कुछ नहीं है। अब वो समाज के वोटों को कैसे ठगा जाए? लेकिन जो नौजवान तैयार हो गए, जिनको गुमराह समझ रहे हैं, वो नौजवान अभी भी लड़ने के लिए तैयार है, वो जवाब देंगे।